हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मौजूद हैं, डॉक्टर नीरव मुकुंद भाई मेहता, एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट जो साइकाइट्री और डी एडिक्शन के फील्ड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। डॉक्टर मेहता डायरेक्टर है मन मंदिर क्लिनिक, सोच इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन टीचिंग, मेंटोरिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में भी दे रहे हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर मेहता। थैंक यू लावण्या। अगर कोई बच्चा चीखता है तो हम कहते हैं बदतमीजी, अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता जिद, और अगर वो बिहेव नहीं करता अच्छे से या फिर थोड़ा अलग बिहेव करता है तो उसे कंसीडर किया जाता है एज अ प्रॉब्लम। पर क्या सच में बिहेवियर बस डिसिप्लिन का इश्यू है या फिर बिहेवियर एक लैंग्वेज है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहेवियर और न्यूरोडाइवर्सिटी की, ताकि हम कंट्रोल कम करें और बच्चों को समझें ज्यादा। जब हम इंडियन फैमिलीज में कह देते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, बैड हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, तब असल में हम किन चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं? क्या ये बिहेवियर सिर्फ डिसिप्लिन का इश्यू है या फिर एक ऐसी आवाज है जो हमसे कुछ कहना चाहती है? और जब कोई बच्चा अपनी नीड्स, डर या इमोशन शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो क्या बिहेवियर उसकी लैंग्वेज बन जाता है? और अगर हाँ, तो हम एडल्ट्स का क्या रोल है उस लैंग्वेज को समझने में या उसे लेबल करके चुप करा देने में? ओके, सो हम जब बच्चों की बात करते हैं ना, तो दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन द वर्ल्ड। उनसे निर्दोष कोई नहीं होते। तो जनरली वो जो रोते हैं ना, जो दैट इज ऑल्सो अ क्राई फॉर, वो बताना चाहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब बच्चा बोल नहीं पाता तब भी। ओके, नाउ हम क्या मानते हैं कि रोना रोना इज अ बैड थिंग। ओके, सो क्या होता है कि जब भी बच्चा रोता है तो हम उसको चुप करने की कोशिश करते हैं कि तू रोना बंद कर। एक्चुअली इट इज अ एक नेगेटिव अटेंशन सीकिंग है, नो डाउट इट इज अटेंशन सीकिंग। बट बच्चा अगर बोल नहीं पाता है तो रोएगा ही। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली फैमिली मैटर्स होते हैं, तो क्या होते हैं कि फादर मदर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं। तो बच्चा रोता है तो देर आर टू सिचुएशंस में बताऊंगा कि अगर फादर मदर अकेले हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर फैमिली मेंबर पूरे हैं, समझो फैमिली ग्रैंडफादर है, तो क्या करते हैं ग्रैंडफादर या बच्चे के जो दादी दादा है, तो वो भी चुप करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि बच्चा सीख जाता है कि मुझे रोके ही सब कुछ चाहिए मिलेगा। तो ये एक अलग तरीका है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब भी एक फैमिली में बिहेवियरल इश्यू बच्चे में हो, तो हमको एक ही ध्यान रखना है कि मैसेजेस जो बच्चों को हम जा देते हैं ना, दैट शुड बी द सेम। हमको कोई अलग मैसेज नहीं देना है। क्योंकि अगर हम अलग मैसेज देंगे ना, तो जो अच्छा मैसेज लगेगा वो ही विल टेक, और बुरा होगा तो इट विल टेक। सो दिस इज द वे वी शुड बी डीलिंग विद द चिल्ड्रन। मोर ओवर हम अगर बच्चे टेंट्रम्स करते हैं तो उसको नेगेटिवली लेते हैं कि भाई बच्चा जिद कर रहा है। नो डाउट उसका बिहेवियरल है प्रॉब्लम, लेकिन हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम वो हमको अब सीखेंगे नहीं, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार जो बिहेवियर होता है, जैसे अगर हम देखें तो रिपीट भी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक बार बच्चे ने बिहेवियर किया और उसके बाद उसे अटेंशन मिल गई, फिर वो दोबारा उस बिहेवियर को करता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सी मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बच्चा मेरे पास आता था जिसको उसके पेरेंट्स ही लाए थे। तो एक्चुअली उसको स्कूल में एक बार खून निकला, तो पेरेंट्स को बुलाया गया कि आप ले जाओ अपने बच्चे को। तो थोड़ी वो लेके आ गए, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम डेज, इट्स अगेन हैपन कि उसको खून निकला फिर से। ओके, सो द पेरेंट्स वर कॉल्ड अगेन। तो ऐसे एक एक रीत हो गई कि जाने का और लेके आने का। तो फिर ही वॉज माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का बच्चा था।
तो वो मुझे बोला कि ये हो रहा है। तो मैंने बोला तू एक बार लेके आ क्लिनिक पे। तो क्यों साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक पे बच्चे को लाना, ये वाज अ ह्यूज वर्क फॉर मी। ठीक है, ये क्योंकि एक्चुअली साइकियाट्रिक पेशेंट्स थोड़ा है मेरा बच्चा, है ना। तो उसको मैंने बुलाया और समझा बुझा के मैंने बच्चे को पूछा कि भाई 9 साल के बच्चे को पूछना है तो इट इज अ ह्यूज टास्क। तो उसको मैंने कॉन्फिडेंस में लिया, रेपो बिल्डअप किया, एंड देन आई आस्क्ड कि देखो अगर तुझे कुछ होगा ना, ये जो खून निकल रहा है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी बड़ी, नहीं तो ये कभी ठीक नहीं होगा, तो मुझे बता देना ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो एट द एंड ऑफ 1 आवर ही टोल्ड मी दैट कभी भी उसको स्कूल में लगता तो ही यूज टू बाइट हिज लिप एंड वो प्रिटेक्स्ट बनाना था कि घर जाने के लिए। सो अटेंशन सीकिंग, उसको भी पेन होता है। देखो अगर हमको होठ में कुछ भी लग जाए तो हमको पेन कितना होता है। तो आप सोचिए कि बच्चा ये बिहेवियर इसलिए कर रहा था कि उसके पेरेंट्स उसको ध्यान दे एक्चुअली। तो हमको इसका ऐसा नहीं बोलना है कि इट शुड बी रिपीटेड। एक्चुअली हमको इसको पनिशमेंट देना ही चाहिए, लेकिन पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, सो दैट इज अनदर पनिशमेंट। अगर हम क्या करेंगे कि पनिशमेंट वो टाइम पे ही देनी चाहिए। एक्चुअली द पनिशमेंट अगर हम बाद में देंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, जैसे नेगेटिव रिइंफोर्स, उसको रिइंफोर्स करना है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सीखनी चाहिए। पेरेंट्स को कई बार ये समझ नहीं आता कि बच्चा जो है वो टैंट्रम शो कर रहा है या किसी तरीके का मेल्टडाउन है, जहां वो अटेंशन नहीं बल्कि सपोर्ट चाहता है। और जब बच्चे की इमोशनल नीड्स, फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स या दिल की बात को बार बार सुनी समझी या सपोर्ट नहीं की जाती, तो क्यों बिहेवियर चैलेंजेस वक्त के साथ साथ और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और इस सिचुएशन में क्या किया जाए? This is a very good question for we have to address because बच्चों के प्रॉब्लम समझना और उसको सॉल्व करना इज अ ह्यूज टास्क, है ना। तो जो आप टेंट्रम्स की बात कर रहे हो, तो टेंट्रम्स है ना आपको दिखेंगे, एक्चुअली उसके बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस दिखेंगे, लेकिन मेल्टडाउन्स है ना वो आप कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते। एक्चुअली मेल्टडाउन्स दे आर, आपको लगता है कि बच्चा शांत होकर बैठ गया, बराबर है, एक्चुअली दिस इज जोनिंग आउट एक्चुअली। सो दिस मे बी अ डिसोसिएटिव थिंग कि बच्चा बहुत सोच रहा है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, एंड बच्चा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो शांति से बैठ जाता है। तो एक्चुअली दिस इज अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम, बट बच्चा बोल नहीं पाता वो टाइम पे। तो हमको वही बोलना है कि जब भी टेंट्रम शो करने हैं ना, तो हमको उसको नजरअंदाज करने हैं। जैसे बच्चे धमाल करते हैं तो करने दो, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब बच्चा टेंट्रम करता है तब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, देन वी ट्राई टू, अगर मार भी देते हैं कई पेरेंट्स तो इट शुड नॉट बी डन। अगर टेंट्रम शो कर रहे हैं तो जमीन पे लेटता है तो लेटने दो, रोता है तो रोने दो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान देंगे ना, तो दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड। क्योंकि देर आर सम थिंग्स, जैसे कि अभी पहले ये शुरू हुआ, टेंट्रम्स हुए, फिर बाद में तो अपोजिशनल प्रॉब्लम शुरू होंगे, वो आप बोलोगे वैसा करेंगे ही नहीं, एंड देन बिहेवियर इश्यूज और बढ़ते जाएंगे। तो मेल्टडाउन होते हैं ना, तो एक्चुअली मेल्टडाउन शुड बी टेकन एज वो कुछ सोच रहा है, तो आपको पूछना चाहिए कि बच्चे तेरे को क्या प्रॉब्लम है तू मुझे बता। क्योंकि अगर हम वो टाइम पे पूछेंगे ना, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कि तू सोच रहा है और हम उसका अटेंशन देना चाहते हैं। सो व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन मेल्टडाउन्स, कि वो शांति से बैठा है तो आप पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको और अब जैसे हम एम्पैथी कन्वे करते हैं कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वी कैन जस्ट एश्योर देम, रीएश्योर देम कि भाई आपको क्या जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताइए कि हम उसका सॉल्यूशन लाएंगे। तो होप दिस इज योर गॉट द आंसर।
कई बार जैसे आपने बताया कि ना बच्चे का बिहेवियर कुछ आ रहा है, लेकिन कई बार उनकी नीड्स भी होती हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अगर उस टाइम पर हम आराम से उनसे क्वेश्चन भी करें कि आपको क्या हुआ है, क्या चाहिए, तो कई बार बच्चे आपको जस्ट एग्जांपल दे देते हैं कि हाँ, मुझसे ये चीज़ हो गई है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उनकी नीड एक्चुअल में क्या है। तो आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो उस चीज़ को कि अच्छा, आपका अगर नोटबुक में कुछ लिख रहे हो वो गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको इरेज़र यूज़ करनी होती है। तो वहाँ पर क्या है, बच्चे को भी समझ आता है कि हाँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ भी मेरे से हुआ है, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। तो पेरेंट्स यहाँ पर डांटे ना बच्चे को और आराम से समझे कि बच्चे की नीड क्या है, तो वो शायद अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है ना, मैं इसके लिए एक आंसर देना चाहूंगा हाँ कि जी। मेरे घर में है ना, मेरे बच्चों के साथ मैंने कैसे टैकल किया। हाँ। देखो, बच्चे कैसे बताएंगे मुझे कि टेंशन क्या होता है। एक्चुअली दे दे नो द थिंग्स बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। तो मेरे घर में क्या होता था कि अगर मैंने खुद बोलना शुरू किया कि टेंशन क्या है, तो मैं और मेरे वाइफ समझो कि बैठे हैं तो हम बात करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आज रहने देना, बहुत एक पेशेंट बहुत खराब आया था, इतना टेंशन आया कि लेकिन सॉल्व हो गया, मैंने टैकल कर लिया। ओके, बिकॉज आई हैव वेज टू टैकल द प्रॉब्लम। तो और और फिर मेरी वाइफ बोलती, रहने दो ना, आपके फादर भी गुस्से वाले हैं। तो दिस वॉज अ मेड अप टॉक। तो हमने तय किया था कि हम टेंशन की बात बच्चों के सामने करेंगे कि उनके कान पे पड़े। तो जब छोटे होते हैं ना, तब पढ़ते हैं ना। तो उन्होंने फिर एक दिन, मेरी बड़ी लड़की जो अभी साइकोलॉजिस्ट है, तो वो आके एक बार बोली कि पापा पापा, एक बार आज स्कूल में क्या हो पता है, मुझे टेंशन आया। मैंने बोला टेंशन क्या आया? लेकिन टीचर ने आज मुझे डांटा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो आपने तो देखा है ना कि पापा को भी टेंशन आते हैं। तो हमको टेंशन की बात बोलना घर में आम करना है। वो अगर हम नहीं करेंगे ना, वी हैव टू मेक दिस थिंग्स कॉमनली एक्सप्रेसिव, कि अगर बच्चे आराम से आके आपसे बात करें। अगर वो बात नहीं करेंगे ना सामने से, तो यू नो वे टू नो देयर प्रॉब्लम्स। और कई बार तो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही या बैरियर अगर हम कहें तो वो कम्युनिकेशन ही आता है, क्योंकि हम कुछ यस। स्टीरियोटाइप्स हमारे ब्रेन में ऐसे होते हैं या हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि हम खुद भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। हमारा नेक्स्ट यस। क्वेश्चन है, कुछ बच्चे स्कूल में काफ़ी रेगुलेटेड और कंप्लेन दिखाते हैं, लेकिन घर पर उनका बिहेवियर काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और ओके। रोज के फैक्टर्स जैसे स्लीप पैटर्न, खाने का रूटीन, डेली स्केड्यूल और स्क्रीन टाइम जैसी चीज़ें जो हैं, क्या उनका भी इम्पैक्ट इमोशनल रेगुलेशन पर पड़ता है? या कभी-कभी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं बिहेवियर की, वो ट्रिगर क्या चीज़ें हैं जो कर सकती हैं? से एक्चुअली मुझे लगता है कि स्कूल में है ना, उनको टीचर की इफेक्ट, टीचर के जो, बिकॉज दे हैव टू बी डिसिप्लिन इन द स्कूल। तो ज्यादातर बच्चे अगर इफ दे आर नॉट हाइपर एक्टिव, तो दे विल बी वेरी साइलेंट इन द स्कूल। बट जैसे ही घर आएंगे ना, तो उनको एक फ्रीडम मिल जाएगा कि नाउ देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर। सो अभी क्या है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करूंगा और एक जॉइंट फैमिली की बात करूंगा। तो अभी मेरे घर में ऐसा है कि किसी के घर में भी आप सोचो कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो फादर मदर नहीं होते, तो केयर टेकर होते हैं। तो स्कूल में क्या होता है कि केयर टेकर एज ए टीचर होते हैं। तो टीचर ने अगर एक अच्छा रिश्ता बनाया है बच्चे के साथ, तो हो सकता है कि बच्चा स्कूल में शांत रहे। लेकिन बच्चे ज्यादातर हाइपर एक्टिव 8 साल के पहले भी होते हैं। एंड इफ दे आर हाइपर एक्टिव इन द स्कूल ऑल्सो, देन ऑल्सो मेनी पीपल हैव अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा। देखो, देर इज वन थिंग नोन एज एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में सिर्फ अटेंशन डेफिसिट दिखेगा, आपको हाइपर एक्टिविटी नहीं दिखेगा, बिकॉज दे आर ओनली अटेंशन डेफिसिट, उनको ध्यान देने में प्रॉब्लम है। तो वो सोचते रहते हैं, तो स्कूल में शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर आएंगे, तो दे विल हैव दैट फ्रीडम टू मूव अवे एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम।
तो अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी साथ में दिखे. देर आर पीपल हु आर हैविंग अटेंशन डेफिसिट ओनली, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम. सी, द बेस्ट एग्जांपल इज मी, अटेंशन डेफिसिट. मैं बचपन में मेरी बात करूं तो आई हैड अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स. तो अभी भी मुझे क्रैमिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है. आई कैन नॉट क्रैम. तो बचपन में जब आई वॉज नॉट एबल टू क्रैम द पोएम्स, तो मेरी बुआएं हैं वो मुझे घुमा के कराती थी, लेकिन नॉट एट ऑल आई वॉज, इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी. तो जब मैं व्हेन आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड, माय ग्रैंडफादर टुक वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, हमको पढ़ाने के लिए. सी, आप सोचिए, एट दैट टाइम देयर वर नो टीचर्स अवेलेबल अच्छे होंगे, पता नहीं क्या था. तो मुझे लगता था कि ये या कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि ही वॉज नॉट अ टीचर बट ही वॉज अ स्पेशल एजुकेटर इन द फॉर्म ऑफ दैट ही वॉज अ ग्रैंडफादर. सो हमको बिठाया, फिर हमको शॉर्ट्स पहनाते थे, एंड देन हमको जो पढ़ती थी पैरों में साठ साठ पढ़ती थी. बिकॉज सी वी वेर, मुझे पर याद है कि मैं तो बोल ही नहीं सकता था. बिकॉज सी एट दैट टाइम द फिजिकल बीटिंग was the only thing, only mode of punishment which we used to get. And मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ, और मुझे मुझे ऐसा, एक्चुअली दिस शुड नॉट हैव बीन डन, बट दे वर नॉट नोइंग एनी वे ऑफ हाउ टू डील विथ द चाइल्ड. तो फिजिकल पनिशमेंट मुझे बहुत पड़ी है. तो ऐसे वो बोलते थे कि फोर्थ का जो होता था ना करिकुलम, तो वो थर्ड में करवा देते थे. तो इनिशियली तो क्या है कि आई यूज टू गेट यूज टाइम टू स्टडी. एंड मेरा रिकॉर्ड है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक फर्स्ट सेकंड कभी नहीं आया हूँ, बिकॉज ऑफ दैट ओनली फियर ऑफ पनिशमेंट. सो कि अगर मुझे पनिश किया जाएगा तो बेटर है कि पढ़ो, घर से बाहर मत निकलो. आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द होम, एंड दीज आर बैड थिंग्स. सी, दिस इज नॉट गुड थिंग. बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, लेकिन आई वॉज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज कि पढ़ना है. तो मेन प्रायोरिटी था पढ़ो. तो अल्टीमेटली ये मैंने सब चेंज किया मेरे बच्चों में. मैंने बच्चों में फ्रीडम देना शुरू किया. सो व्हाट आई फील कि जो एक घर में हमको प्रॉब्लम होती है वो हमको सॉल्व करनी चाहिए, नहीं कि हमको तो आप जैसे सोचो कि भाई बच्चा स्कूल में, मैं भी शांति से बैठा रहता था, लेकिन वो क्या पढ़ता था मुझे पता है. घर में आके सब पढ़ता था, क्योंकि घर में शांति से पापा, मेरे ग्रैंडफादर पढ़ाते थे, एंड अल्टीमेटली इट वाज थ्रू बीटिंग. ओके. सो ओके. तो सर, जैसे अगर फिजिकल पनिशमेंट दी जा रही है बच्चों को, तो उससे तो बहुत सारे तरीके से हार्म ही हो रहा है बच्चे का. क्योंकि आप देखिए, यस. कॉग्निटिवली हम डेवलप करना चाह रहे हैं बच्चे को, लेकिन वहां पर भी सिर्फ हम मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं. दूसरी चीज, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे आपने बताया कि आप घर में रहकर सिर्फ पढ़ाई करते थे और लर्न करते थे सारी चीजों को, तो यहाँ पर आपका सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, सोशलाइजेशन भी वीक रहा, और इमोशनल यस. यस. डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं. तो इससे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट एक बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी अगर हम देखें. ओके. बट इसके मुझे फायदा क्यों हुआ, दैट मैं 12th के बाद मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला, तो इट वाज आउटसाइड माय सिटी इन हॉस्टल. सो इन द हॉस्टल I got 3-4 good friends who taught me many things, कि how to inter socialize, how to deal with, because they did not tell me कि भाई तू सोशलाइज नहीं कर रहा है, इंट्रोवर्ट है, ऐसे मत, ऐसे कभी बोला नहीं उन्होंने. लेकिन दे टोल्ड मी कि चल हम बाहर घूमने चलते हैं. तो वहां पे हॉस्टल में कोई था नहीं, तो देयर वाज नथिंग टू डू, तो मैं उनके साथ घूमने लगा. तो इन दैट वे आई जस्ट स्टार्टेड सोशलाइजिंग, एंड धीरे धीरे करके जो वो टाइम का मुझे प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो गया. मैं बात करने लगा,
इनिशियली मुझे बात करने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन मुझे डर लगता था। मुझे स्पेसिफिक फोबिया है, स्टेज फोबिया है, लेकिन स्टेज मुझे वो निकल गया क्योंकि आई स्टार्टेड स्पीकिंग। तो इंटेलेक्ट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बुद्धि का कोई प्रॉब्लम था नहीं मेरे में, लेकिन एक्चुअली ओनली प्रॉब्लम वाज आई वाज नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द थिंकिंग, दिस क्रैमिंग। सो आई वाज नॉट एबल टू क्रैम द थिंग्स। सो कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाता था, लेकिन दैट वे आई यूज्ड टू स्टडी। मुझे फिजिकल गेम्स मुझे आज भी खेलनी पसंद नहीं है, लेकिन क्रिकेट वाज द ओनली थिंग। कभी कभार हफ्ते में एक बार हम जाते थे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर ओनली आई यूज्ड टू प्ले। So it was a very limited outing. So I know that it was a very uh, uh, tiring and very bad, I will say, childhood I have gone through. But I have come out of the problems because वो ही प्रेम करने वाले थे और वही मारने वाले थे। तो अल्टीमेटली इट वाज वो, जैसे एक तरीका होता था उनका कि भाई दर्द हो रहा है तो वही हाथ फिराते थे। तो अल्टीमेटली हम मानते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमको पढ़ा रहे हैं तो यही कर रहे हैं। एट दैट टाइम यू आर नॉट नोइंग कि भाई खेलने से फायदा होता है, लेकिन हम तो छोटे थे तो हमको कोई पता ही नहीं था। तो एक्चुअली दिस इज अ वे ऑफ डीलिंग, उनको डीलिंग कैसे करना था उन्होंने किया। नाउ मैंने बच्चों को छूट दे दी कि आपको जो करना है करो, लेकिन एक ही चीज बोला कि देखो इतना याद रखना कि पापा मम्मी को बुरा लगे वैसा मत करना। मैंने इतना ही बोला, यू आर द बेस्ट जज, है ना। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आप कुछ ऐसा मत करना कि हमको बुरा लगे, और अगर बुरा लगे ऐसा करो ना तो प्लीज टेल अस सो दैट वी कैन रेक्टिफाई। तो दैट इज अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद द पीपल, चिल्ड्रन ऑफ विथ अवर चिल्ड्रन। तो मेरी बच्चियों को मैंने छूट दिया। तो बड़ी बच्ची एमबीबीएस करने वाली थी, लेकिन शी हैड सम प्रॉब्लम्स, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, तो ना बोली। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू साइकोलॉजी कर। तो बीएससी साइकोलॉजी किया उसने। और बट छोटी लड़की को भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, एंड शी हैज ओसीडी आल्सो। सो वो पढ़ने में प्रॉब्लम था, उसको डिसलेक्सिया था, तो शी वाज नॉट एबल टू स्टडी। तो अगर मैं उसको वो टाइम पे बैठ के पढ़ा था, एंड इफ आई यूज टू बी, मैं मारता नहीं लेकिन जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करता, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि बच्चों के साथ मैंने टैकल करना छोड़ दिया। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट है एंड साइकियाट्रिस्ट, उनको टीम को दे दिया कि भाई आप उसके साथ टैकल करो। तो जनरली मैंने बोला कि देखो एज अ डॉक्टर मैं आपके साथ हूँ, एज अ फादर आपके साथ हूँ, लेकिन आपको कैसे सिखाना है। तो रिमीडियल एजुकेशन एंड मेडिसिनल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एडीएचडी, वो सब और डॉक्टर कर रहे थे। आई नेवर ट्रीट माई पेशेंट्स, आई नेवर ट्रीट माई रिलेटिव, सॉरी। सो मैं अपने रिलेटिव्स को कभी ट्रीट नहीं करता हूँ। उसी तरह मैं अपने आप की ट्रीटमेंट भी खुद नहीं करता। आई नो ऑल द मेडिकेशन, बट मेरी ट्रीटमेंट और कोई करता है। अगर फिजिशियन है तो फिजिशियन करता है। तो एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट बच्चों के साथ अगर हम शांति से टैकल करें बात, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। एंड अल्टीमेटली वो बोलते हैं दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स। जैसे अभी आपने बताया कि ना बच्चों के साथ अगर कुछ मतलब बच्चे गलत भी करते हैं तो वी एज अ पेरेंट अगर उन्हें एक एश्योरेंस दें कि आप हमारे पास आ सकते हो और हमसे शेयर कर सकते हो अपनी चीज़ों को, तो एडोलेसेंस स्टेज में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पीयर ग्रुप्स जो होते हैं वो उसी एज ग्रुप के हैं, और अगर उनके साथ बच्चे शेयर भी करेंगे अपनी चीज़ों को तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, तो सही गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल पाता है। और अगर एज अ पेरेंट देखा जाए तो वो सारी स्टेजेस से ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं, तो वो एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, और सामने दोनों चीज़ें रख सकते हैं कि ये सही है ये गलत है, अब तुम चूज कर तुम्हें क्या यस, करना है। यस, यस, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद द चिल्ड्रन, कि उनको छूट दो कि जो करना है वो करो, गो लिव योर लाइफ। बट जब भी गलती हो तो हमारे पास आइए, वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यस।
जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में बिहेवियर इश्यूज को पहली बार सामने देखते हैं एज अ पेरेंट्स या केयर गिवर्स, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और क्यों बिहेवियर्स को रोकना, कंट्रोल करने की बजाय उसके पीछे छुपे ट्रिगर को समझना ज़्यादा इफेक्टिव होता है? अगर हम एक बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलें, तो प्रिडिक्टेबल रूटीन्स और विजुअल सपोर्ट्स कैसे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए सेफगार्ड है, या रेगुलेटेड और कम ओवरवेल्म फील कराना कैसे मदद कर सकता है? ये सब चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ओके, देखो बच्चों को अगर हम बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना, तो मैंने बोला वैसे कि अगर हम उनसे बात करेंगे, अगर एंड इफ दे ट्रस्ट अस, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट अगर वो आपको ट्रस्ट करते हैं तो वो आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको अगर वो दे आर फियरफुल ऑफ यू एंड वो पूरा ट्रस्ट नहीं करते तो आपसे बात नहीं करेंगे। तो विल वो टाइम पे हमको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो बच्चे जब आपसे बात करना चाहते हैं तो हमको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है आप, तो आप किसी का हेल्प लीजिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम ही रह जाएगा। दूसरी बात कि अगर जो हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करें तो जैसे बोला ना कि प्लेइंग गेम्स, तो उससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। जैसे हम इट इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अगर हम थेरेपी देते हैं तो इट एक्चुअली देयर इज गुड फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह का फिजिकल गेम खेलना बहुत जरूरी है। तो हमको अब बच्चों के साथ खुद खेलना चाहिए। अगर नहीं खेल पाए तो हमको वी हैव टू मेक देम प्ले। वन मोर थिंग कि अगर उसको हम नहीं मदद कर पाए तो लेट देम डिसाइड हु वांट, वो किसके पास हेल्प लेना चाहते हैं। तो इट शुड बी देयर डिसीजन कि वो किसके पास हेल्प लेना चाहते हैं, बिकॉज जिसके पास वो बोलेंगे उनके पास हमको ले जाना है। एंड लेट देम टॉक विथ देम। सो अगर बच्चे सही हाथों में हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि दे शुड बी रिलायबल हैंड्स। एक हमको ये भी वो चेक करना पड़ता है कि बच्चे जिसके पास जाते हैं वो अगर सही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी द ऑलवेज सम टाइम, जैसे बोले ना, वी शुड ऑलवेज नॉट बी टेक दिस ओनर्स कि हमको ही सब करना है। we have to leave many things to people sometimes. जैसे अभी हम पनिशमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में पनिशमेंट को अक्सर लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज के लिए क्यों नहीं ला पाते, या फिर जब सही तरीके से यूज किया जाए तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ब्राइबिंग की तरह लगता है। जैसे हम बच्चे को घूस दे रहे हैं या फिर बच्चे के सामने कुछ इस तरीके से चीज रख रहे हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में क्या है, बच्चे को हैबिट भी डेवलप हो सकती है। बच्चों के लिए क्या क्या हम्म स्ट्रेटेजीज हैं, पेरेंट्स कैसे अपना इमोशनल रेगुलेशन को भी रख सकते हैं? मतलब मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है और लॉन्ग टर्म में बेटर क्या है? ओके, सी, पनिशमेंट में अगर बोलूं तो पनिशमेंट इज अ वेरी हार्श वर्ड फॉर एनीबडी। सो मैं यही बोलूंगा कि वील यूज द वर्ड ट्रेनिंग, बराबर है। तो एक्चुअली वी हैव टू ट्रेन द चाइल्ड। जैसे अगर हम पनिश करेंगे ना तो शब्द आएगा ना तो बच्चा कोई भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अपने आप को। दे विल नॉट टेल एनीथिंग टू यू, बिकॉज पनिशमेंट अगर हम देने की बात करेंगे तो ऑलवेज इनके दिमाग में कि मुझे कोई अभी मार पड़ने वाली है या एनी अदर थिंग, कोई नेगेटिव मिलने वाला है। तो हमको क्या करना है कि कोई बात नहीं, चलो अगर आप रीइंफोर्समेंट की बात करें तो देर इज अ वर्ड प्ले में बताऊंगा कि हम अगर बोले कि भाई ये आपको ये करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन अगर हम एक और चीज बोले कि आप नहीं करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि दैट इज अ वे कि नहीं नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, दैट शुड बी द पनिशमेंट एक्चुअली। तो व्हाट आई फील कि अगर हम कुछ कुछ बिहेवियर को रीइंफोर्स करना चाहते हैं तो हम कुछ उसको देना चाहिए। लेकिन समझो कि वो नहीं करते तो एक्चुअली वी हैव टू डू दोस बिहेवियर्स इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे अगर मुझे चॉकलेट
बच्चे को देनी है, तो अगर वो धमाल कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, तो मैं उसके सामने बैठ के चॉकलेट खाऊंगा। सो दैट विल क्रिएट अ फीलिंग कि तू धमाल कर रहा है तो इसीलिए तुझे चॉकलेट नहीं मिल रही है। जैसे ही धमाल बंद करेगा, मैं उसको चॉकलेट दे दूंगा। तो ओनली थिंग कि चॉकलेट पहले से मत दे दो, नहीं तो बच्चा बाद में धमाल करेगा। लेकिन पहले उसको सीखना पड़ेगा कि धमाल कैसे बंद करना है, गुस्सा कैसे कम करना है। सो दे विल डेवलप देयर वे ऑफ डीलिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो रोते हैं तो रोने दो। एक्चुअली ये अगर रोते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ ओ मेरे बच्चे तू, उठा लेते हैं। तो एक्चुअली इट रीइंफोर्सेस देयर फीलिंग कि मैं रोऊंगा तो ही मुझे मिलेगा। तो एक्चुअली रोने से कुछ नहीं होता, कभी भी कोई बच्चा रोने से मरा नहीं है एक्चुअली, समझिए। रोने से मैं तो बोलता हूँ कि यार तेरे तो फेफड़े बहुत बच्चे होंगे, योर लंग्स विल बी ओके, तू ज्यादा रो, मैं ऐसा बोलता हूँ कई बार। तो पेरेंट्स को बोलता हूँ कि तू रो ले आराम से, देन वी विल टॉक। तो ये अच्छी बात है, बच्चों को ऐसा नहीं बोलना है कि भाई तेरे फेफड़े बड़े होंगे, लेकिन इट इज अ वे ऑफ डीलिंग, यू विल बी स्ट्रांग, तो रो ले कोई बात नहीं, फिर हम बात करते हैं। तो दे विल फील कि भाई रोएंगे तो मेरे में पेरेंट्स ध्यान देंगे। तो एक्चुअली इट शुड नॉट बी द थिंग, रोते हैं तो छोड़ दो उनको, अपने सामने रखो, लेकिन अपना ध्यान, आपका ध्यान उन बच्चों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, मतलब कि उनको रोते हैं तो उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे मे बिहेव समवॉट ऑड मोर समटाइम्स। कि लेकिन अगर हम रोते हैं तो छोड़ दो, तो इससे क्या होगा कि उनका डेवलपमेंट ऐसा होगा कि वो कभी भी रोएंगे नहीं, यानी सॉरी, वो रोना सीखेंगे। तो भविष्य में क्या होगा कि अगर जब भी प्रॉब्लम आएगा तो दे विल टैकल देयर ओन प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट वे, दे विल डील द वेज, they will learn the ways how to solve the problem rather than crying. So this is my answer on that. इससे उनकी थोड़ी-सी अपने इमोशंस को मैनेज करना भी सीखेंगे कि मतलब लाइक अगर मैं ये बिहेवियर कर रहा हूँ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों मेरा ये बिहेवियर आ रहा है, तो वो खुद से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इसमें। और जो आपने तरीका बताया, मैं भी क्लासरूम्स में वही यूज़ करती हूँ बेसिकली। अगर बच्चा रो रहा है तो थोड़ी देर के लिए मैं, ये ध्यान रहता है मुझे कि कुछ अपने आप को हार्म ना कर ले, बस हाँ थोड़ी देर अच्छा ठीक है आप रो लो, बट फिर उसके बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको चाहिए क्या था। तो उससे क्या है कि Yes. बच्चा धीरे-धीरे सीखता है, तो फिर कुछ टाइम में ही ये चेंज देखने को मिलता है कि बच्चा अपनी नीड्स जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे ये चाहिए। तो फिर उसके बाद हम उसे आराम से वो चीज़ दे देते हैं, तो उससे समझ आता है कि रोना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये है। आप मानोगे नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे याद आ रहा है कि मेरी बच्ची जब रोती थी ना, तब मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो अभी भी मैं उससे अगर पूछूं ना कि पापा तुझे कब नहीं देते थे, तो बोलेगी कि मैं अगर रोऊंगी ना तो रोते, तो सी स्टिल रिमेम्बर द थिंग कि रोना कोई उपाय नहीं है। तो अभी भी नहीं रोती है वो। ओके, सो रोना एक्चुअली इज अ गुड वे ऑफ वेंटिंग द प्रॉब्लम्स, बट कैथारसिस हो जाता है, लेकिन दैट इज, वो बोलना बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली दे शुड बी टेलिंग द प्रॉब्लम्स रादर देन क्राइंग। एंड इस वजह से कई बार जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या फिर हम ऑटिज्म की बात करें, उसमें ज़्यादातर बच्चों को अगर आप देखेंगे तो नीड्स को एक्सप्रेस ना करने की वजह से भी बिहेवियर आता है और उसमें क्राइम मेनली देखा जाता है। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्रेडिशनली हम न्यूरो डाइवर्सिटी को डेफिसिट या प्रॉब्लम की तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम इसे प्रॉब्लम के बेसिस पर भी देखें तो पेरेंट्स और टीचर्स या सोसाइटी में पेरेंट्स को कहाँ पर फोकस करना चाहिए और किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो उनके लिए सपोर्टिव हो। ओके, सो बेसिकली मैंने जैसे बोला कि न्यूरो डाइवर्सिटी वाले बच्चे हैं, तो न्यूरो डाइवर्सिटी में देर आर वेरी वेरी डिसऑर्डर्स, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, देन इवन आईक्यू, लो आईक्यू उसमें आएगा, एंड हाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ओडीडी आएगा, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर आएगा, देन बड़े बड़े बच्चों में आएगा कंडक्ट डिसऑर्डर आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो हमको टैकल करने हैं। तो हमको एक इंडियन वे पर्सपेक्टिव ऐसा है कि बच्चे अगर गलत करते हैं तो दे आर बैड। तो एक्चुअली वी शुड नॉट कंसीडर दिस थिंग, वो हमको दिमाग में से निकालना है कि एक्चुअली इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट कुड बी अ रीजन बिहाइंड इट।
तो वो एक तरीका हमको डेवलप करना है कि अगर वो कुछ बुरा कर रहे हैं तो दे मे बी ट्राइंग टू गेन अटेंशन, कि मुझे मेरे पे ध्यान दो, है ना, एक्चुअली। तो वो बच्चा जैसे बताया कि भाई होठ काट लेता था, तो अगर मैं पूछता नहीं तो वो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। तो एक्चुअली वी हैव टू सिट विद देम एंड वी उनको शांति से पूछना है कि आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात की जो रिमीडियल प्रॉब्लम्स है, जैसे डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम्स है, तो एक्चुअली दे आर नॉट, अपने आप उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू पुट इन डाउन। जैसे उनको लिखना है, लेकिन वो जानते हैं कि उनका नाम क्या है, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू राइट देयर नेम, बिकॉज उनका दिमाग जानता है क्या लिखना है, लेकिन दे आर नॉट पुटिंग, दे कैन नॉट पुट इन द डाउन इन द पेन। जैसे बोलना है, तो कुछ बोलना है तो दे विल नो व्हाट टू स्पीक, बट देयर माइंड नोज, देयर ब्रेन नोज, बट दे नो हाउ टू, दे डोंट नो हाउ टू पुट इट फॉरवर्ड। जैसे हम बोले कि डिसलेक्सिया में लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, देन डिसग्राफिया लिखने का प्रॉब्लम होता है, एंड डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स का। तो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड जो हमको टैकल करने पड़ते हैं, एंड वी हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स विथ अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे ईच प्रॉब्लम। जैसे अगर हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करें, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया, या फिर एडीएचडी की भी बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो क्या इन सब के लिए मेडिसिन्स भी जो हैं वो कारगर रहती हैं, या मेडिसिन्स का यूज़ करने से क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, लावण्या। सो मैं ऐसा चाहूंगा कि आप समझिए कि देखो, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। ये आप मानोगे, देखो, एक बार तारे जमीन पर आई ना, उसके लिए, उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को समझना, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं अभी, एंड दे आर ब्रिंगिंग द चाइल्ड फॉर ट्रीटमेंट। बट जब दवाइयों की बात आती है ना, देन देर इज अ कैच ऑलवेज। तो हमको ये सोचना है कि दवाइयां क्यों देनी है, एक तो वी हैव टू मॉडिफाई द ब्रेन्स। ओके, उनका ब्रेन को हमको मॉडिफाई करना है, बिकॉज दिस इज अ बोनाफाइड ब्रेन डिसऑर्डर। पेरेंट्स भी बोलते हैं थे तू पागल है, बराबर, एक्चुअली दे आर बोनाफाइड ब्रेन डिसऑर्डर्स। जैसे पार्किंसोनिज्म है, जैसे समझो कि स्किजो, जैसे कोई भी बिहेवियरल इश्यू है, हंटिंगटन प्रॉब्लम है, तो वो जैसे बिहेवियरल डिसऑर्डर है, तो उसी तरह कई बार खींच आती है, मिर्गी आती है, दैट इज ऑल्सो बिहेवियरल डिसऑर्डर, लेकिन दैट इज अ बोनाफाइड ब्रेन डिसऑर्डर। तो आप जैसे साइकियाट्री बोलते हो, तो साइकियाट्री में पागल वर्ड बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो हमको वो जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ डीलिंग विद द चिल्ड्रन है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वो नहीं छोड़ पाएंगे ना, तो हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो एक्चुअली अगर बच्चा कुछ ट्रेडिशनल दवाई की बात करो, तो देखो हमको साइड इफेक्ट्स पता होती है कि ये दवाई से क्या साइड इफेक्ट होती है। तो अगर हम वो देखेंगे ना, कि अगर समझो कि आई विल नॉट दवाई है, तो जनरली वो कहीं पे मिलती नहीं है, बिकॉज इट इज अ रिस्ट्रिक्शन मेडिकेशन। ओनली आई कैन राइट द मेडिकेशन, नो अदर पर्सन कैन राइट द मेडिकेशन, बिकॉज मैं जानता हूं कि उसकी क्या साइड इफेक्ट्स है। इसीलिए वो ट्रिप्लिकेट प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, क्योंकि उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो पेशेंट का अटेंशन स्पान, बच्चों का अटेंशन स्पान बढ़ता है, तो अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। तो वो इट शुड बी गिवन बाय द पेरेंट्स। तो ध्यान बढ़ाने के लिए वो दवाई होती है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन, तो उसका मैं ध्यान रखूंगा कि सपोज मुझे लग रहा है कि भाई वो बच्चा कम खा रहा है, तो मैं उसको भूख बढ़ाने के लिए दवाई दे सकता हूँ। तो देर आर मेनी वेज इन विच वी कैन क्योर द साइड इफेक्ट्स एंड कंट्रोल द साइड इफेक्ट्स। मोर ओवर देर आर नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन ऑल्सो। जैसे बच्चों में जो खींच आती है, मिर्गी आती है, तो वो जो मेडिसिन है ना, वो भी बिहेवियरल इश्यूज में बहुत काम लगती है। दे एक्ट एज अ मूड स्टेबिलाईजर। तो खींच की दवाइयां जो भी होती है ना, दे एक्ट एज अ मूड स्टेबिलाईजर। तो हम इम्पल्सिविटी रोकने के लिए वो दवाइयां दे सकते हैं। तो देखो, अगर हम साइड इफेक्ट्स देखने जाएं ना,
अगर हम पहले वही देखेंगे ना तो पूरा नेगेटिव हमारे दिमाग में आएगा। सी आप सोचिए कि डॉक्टर कोई भी दवाई करता है तो उसको पहले साइड इफेक्ट सोचता है कि भाई ये साइड इफेक्ट बच्चों को नहीं होना चाहिए, बड़ों को नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार दिस इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। देखो एडीएचडी इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो वी कैन प्लान आउट द थिंग्स। हम आराम के बेड से बात करके दवाई चालू कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको दवाइयों में। हॉलीडेज कब देना है, वो दवाई पूरे दिन पूरा साल या तो हर रोज नहीं देना है। जब वो पढ़ना चाहते हैं तभी देना है एक्चुअली। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं ना तो वो उनका पढ़ने का टाइम नहीं है तो डोंट गिव द मेडिकेशन। तो ड्रग हॉलीडेज देना है सो दैट दे डोंट हैव दैट क्रेविंग कि भाई मैं दवाई होती है तो ही मैं पढ़ पाता हूँ। तो एक्चुअली उनको खेलने भी देना पड़ेगा। तो दैट इज द वे कि दवाइयाँ हमको कब देनी है। देर आर वेज इन विच एंड दैट वी कैन प्लान आउट इन ईच कस्टमाइज इन अ कस्टमाइजेबल वे विथ ईच चिल्ड्रन, क्योंकि एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट नीड। सो आराम से बैठ के आमने सामने बैठ के अगर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना तो देन इट विल बी अ गुड ट्रीटमेंट। एंड सी एवरी क्लॉथ डजंट फिट एवरीबॉडी। सो जो अभी रेडीमेड आते हैं तो कस्टमाइज होते हैं, कस्टमाइज हम करवाते हैं क्यों, ये अच्छा फिट हो। तो डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं ना तो दे आर ऑल कस्टमाइज क्लोथ्स। तो अगर हमको रेडीमेड मिल जाएंगे ना तो हमको कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स जरूरी है सो दैट हमको डिजाइनर ट्रीटमेंट मिले उनको। जैसे मैंने कई बार देखा है, एडीएचडी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कई बार कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि हम्म, उनका जो बिहेवियर है, हाइपर एक्टिविटी है, वो स्लो डाउन हो सके। बट कई बार उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि बच्चे का जो स्लीप पैटर्न है वो भी बिगड़ जाता है, या फिर बच्चा जो है वो स्लो लर्नर भी होता चला जाता है कई चीज़ों में, उसका ब्रेन जो है वो स्लो फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो हम्म, ये नेगेटिव इफेक्ट्स भी जो हैं, तो ये ओके। लॉन्ग ड्यूरेशन में भी अफेक्ट करते हैं क्या बच्चे को? तो मेरा क्वेश्चन ये है। देखो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो अगर दवाइयाँ देनी है ना तो देयर शुड बी अ टाइम फॉर मेडिकेशन। समझो, अगर मैं एडीएचडी की दवाइयाँ जो अटेंशन स्पान बढ़ाने वाली दवाइयाँ है तो पेशेंट को ज्यादा अलर्ट करती है। तो एक्चुअली तो अगर मैं सुबह में दूंगा तो शाम तक उसकी असर चली जाएगी। तो एक्चुअली अगर मैं दोपहर के बाद दूंगा वो दवाई तो शायद बच्चे रात को सोए भी नहीं एक्चुअली। तो एक्चुअली मुझे कब दवाई देनी है मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे हम दवाई देते हैं ना तो वो कस्टमाइज करके देनी पड़ती है। टाइम हमको कस्टमाइज करना पड़ता है हर एक पेशेंट का। अगर बच्चा जैसे सो रहा है दिन भर समझो तो मुझे दवाई तो देनी पड़ेगी, लेकिन उसको अलर्ट भी रखना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम तो होगा। तो दवाई कब देनी है दैट शुड बी अ प्लान। एंड अगर हम प्लान नहीं करेंगे ना तो उसमें कभी भी अच्छी तरह हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। हाँ दूसरी बात है कि जो मेंटली स्लोनेस बोलते हैं तो एक्चुअली ब्रेन स्लो नहीं होता, हम उसका थिंकिंग पैटर्न स्लो कर रहे हैं। तो हम जब दवाई देते हैं ना तो बच्चे अनएक्सपेक्टेडली शांत हो जाते हैं। जैसे कभी वो बैठे नहीं हैं तो बैठने लगते हैं। तो हमको उनको स्टिमुलस और देना है कि आप खड़े हो, वी हैव टू मोटिवेट देम एंड डू द थिंग्स। तो हम क्या करते हैं कि शांत हो गए हैं तो बैठने दो, नहीं, हमको उनको मोटिवेट करके खेलने देना है। तो खिलाओ, मोटिवेट करो एंड बी हमको उनके साथ रह के कुछ उनको पैटर्न सिखानी पड़ेगी कि भाई अगर आप शांति से दिमाग शांत हुआ है तो कैसे अलर्ट हो जाओ, है ना। तो एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू इज टू टीच देम many things so that they learn how to deal with their own problems। तो वो सीखेंगे कि अगर मेरा दिमाग शांत हुआ है, आई हैव बिकम क्वाइट, तो मुझे वो टाइम पे क्या करना है। तो वो दे विल डेवलप देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। वन मोर क्वेश्चन मेरा यहीं से आता है कि कई बार क्या है कि अगर हम एडीएचडी की बात करें तो उसमें भी इनटेक ऑफ शुगर की वजह से बिहेवियरल इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें क्या करें? और क्या डिफरेंस होता है आर्टिफिशियल शुगर और नेचुरल शुगर? क्या हम नेचुरल शुगर बच्चे को दे सकते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह में होती है? और क्या कार्बोहाइड्रेट्स का भी इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि कार्ब्स का भी बाद में शुगर्स ही बनते हैं, ग्लूकोज बनता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी
अभी शुगर का ऐसा बोलते हैं कि भाई इफेक्ट होता है। सी, बच्चा अगर एडीएचडी का है तो जनरली शुगर शक्कर वाली कोई भी चीज खाएगा ना, तो ही इज ऑलवेज इन द फाइट फ्लाइट फ्रीज फोन एंड फोन मूड में होता है बच्चा। भागना दौड़ना कूदना लड़ना, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? शुगर। तो ही विल गेन द एनर्जी फ्रॉम शुगर ओनली। तो एक्चुअली अगर हमको वो रिस्ट्रिक्ट करना है, जितना हो सके उतना शुगर वाला कम देना है, कि जिससे क्या होगा कि उनका जो ट्रेडिशनल जो भागना दौड़ना है वो कम हो जाएगा। जैसे नहीं तो इनको एनर्जी मिलती रहेगी। तो एक्चुअली वी हैव टू कार्ब डाउन द शुगर। अगर मैं बोलूंगा कि ट्रेडिशनल जो स्वीटनर्स आते हैं अभी, दे आर वेरी सेफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जैसे हाँ दैट इज अ नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन। इट इज ऑन लीव लव दिस फाउंडेशन पे है, दीपिका पादुकोण के। तो आई एम गेटिंग फोन नंबर दिस फोन कॉल्स फ्रॉम मेनी पीपल। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोगों को मेरा नंबर मालूम पड़े कि दे कैन कॉल मी एनी टाइम। सी, दैट इज द वे। अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर वो कॉल करेंगे ना, तो आई कैन हेल्प देम। सो 98791 55494 is my number in which they can call. Thank you, Ravanya. Thank you for inviting me and projecting me so that actually but पेरेंट्स के साथ अगर पब्लिक के पास पहुंचना है तो हम एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते, because advertising is banned in medicine. So actually, this is the only way awareness madhyam. Awareness is the only way we can spread and help. पहले अलग स्वीटनर्स आते थे जो प्रॉब्लम देते थे, लेकिन अभी जो स्वीटनर्स आते हैं ना, दे आर वेरी सेफ। सो फूड में हम मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अभी एंजाइटी डिसऑर्डर बड़ों की भी बात करूं, तो कोई डायबिटिक होता है तो मैं शुगर नहीं दे पाता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप चॉकलेट भी खाओ, लेकिन क्या बोलो कि भाई स्टीविया पाउडर है, जो स्टीविया पाउडर जो मीठी तुलसी बोला जाता है, तो वो आप डाल के खाओ। तो दैट इज ओनली द टेस्ट, जैसे मीठा लगेगा और तो शुगर नहीं जाएगा। तो वजन कम करने के लिए भी हम एंड डायबिटीज कम करने के लिए भी हम स्टीविया पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट नेचुरल शुगर। तो उनका स्वीटनर होंगे, दे आर जस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज दे आर लीस्ट हार्मफुल। मैं 10 साल से स्टीविया पाउडर की वाली ही चाय पीता हूँ। तो आई डोंट यूज शुगर बिकॉज आई हैव टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट। तो मैं नहीं लेता हूँ एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दैट इज द वे हाउ टू डील विद द पीपल। तो बच्चों को अगर हम स्वीटनर्स देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दे आर नाउ दे आर वेरी सेफ। स्टीविया पाउडर नहीं तो एडवर्टाइजमेंट्स आती ही नहीं कभी। और सर एक बार कार्ब्स का भी बता दीजिए, कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स जो होते हैं ओके, उनका क्या इफेक्ट है? तो सी कार्बोहाइड्रेट दे आर द नेचुरल शुगर्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स में दे आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स दे हैव द सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले फूड्स हैं। जैसे एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स होती है, स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन्स होते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव इंस्टेंट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैव द बेस्ट एनर्जी वैल्यू। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट वाला खाएंगे तो दे विल फील वेरी गुड एंड दे विल बी एनर्जेटिक। सो व्हाट आई विश कि कार्बोहाइड्रेट्स भी कम देना चाहिए उनको। देना तो पड़ेगा, लेकिन वी हैव टू मेक देम इट बट इन अ बैलेंस्ड वे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ आप उसको खाने में प्रोटीन ज्यादा दो, वेजिटेबल्स ज्यादा दो। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम देना पड़ेगा, जिससे उनकी फिजिकल एनर्जी कम हो एक्चुअली, तो वो आराम से पढ़े। हाँ दैट इज अ जी। नेशनल प्रिवेंशन हेल्पलाइन। इट इज ऑन लीव लव दिस फाउंडेशन पे है, दीपिका पादुकोण के। तो आई एम गेटिंग फोन नंबर दिस फोन कॉल्स फ्रॉम मेनी पीपल। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोगों को मेरा नंबर मालूम पड़े कि दे कैन कॉल मी एनी टाइम। सी, दैट इज द वे। अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर वो कॉल करेंगे ना, तो आई कैन हेल्प देम। सो 98791 55494
is my number in which they can call